नमस्कार, आप देख रहे हैं जेटीएन न्यूज़ इंडिया और आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ एक विशेष मेहमान है चंदन कैरी से भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्री अमर कुमार बावरी जी। सबसे पहले तो अमर जी, स्वागत आपका जेटीएन न्यूज़ इंडिया पे। बहुत धन्यवाद। जोहार। परेशान हैं, दुखी भी हैं? नहीं, परेशानी नहीं है, परेशानी और दुख की भी विषय नहीं है। आप जिस संदर्भ में बात करना चाहते हैं, मुझे लगता है जो मानसून सत्र के विधानसभा सत्र जो था उसके विषय में बात करना चाहते हैं। देखिए, कल भी मैंने प्रदेश कार्यालय में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ जो हम लोगों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसके लिए कल भी मैंने बताया कि किस तरह से इस झारखंड के गठन के बाद, इस सरकार के गठन के बाद 19 महीने के बाद यह मानसून सत्र प्रारंभ हो रहा था। 5 दिन का छोटा सा कार्यकाल था और बहुत सारे जन मुद्दे जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे थे वो फ्लोर पे आने थे। और इसका सबसे बड़ा मुद्दा था वो युवाओं के ऊपर था। जिस तरह से रोज़गार का इस सरकार ने वायदा किया था कि 5 लाख रोज़गार देंगे, नहीं तो हम लोग संन्यास तक ले लेंगे, ऐसे भी वादे उन्होंने किए हैं। जो कोई ऐसा नहीं कि बीजेपी सिर्फ कहने के लिए कह रहा है, बहुत सारे ऑडियो क्लिप, वीडियो क्लिप और उनके दावे जो अखबारों में छपे हैं, सारी जगहों में देखे गए। अभी कोरोना का बहाना लेकर के उस चीज़ों को टालते हैं और जिस तरह से उन्होंने जो है अपने आप को इस विधानसभा के लिए जिस तरह से लाने का काम किया, मैं कह सकता हूं कि ये सारे मुद्दे लेकर के हम लोग विधानसभा में जाने वाले थे। और हम लोगों की ये भी थी कि भाई जो नियोजन नीति जो इन्होंने लेकर के आया है और जिस तरह से स्थानीयों को परिभाषित करना, अभी बहुत ढिंडोरा पीट रहे हैं कि भाई ये तो लोकल हैं, जो नियोजन जो प्राइवेट कंपनियां हैं उसमें भी हम लोग 75% आरक्षण स्थानीय लोगों को, स्थानीय के लिए। लेकिन हम लोग यही जानना चाह रहे थे स्थानीय होगा कौन? आप तो स्थानीय के लिए दे देंगे। आप कहना है कि भाई जिस तरह से हम लोग बोलेंगे भाई हम लोग यहाँ 5 लोग बैठे हुए हैं, हम लोग सब बोलेंगे कि भाई आज जो है हम लोग पार्टी करेंगे और सब लोग मोदक खाएंगे। मोदक तो सब खाएंगे, लेकिन मोदक लाएगा कौन और आएगा कहाँ से? नौकरी हमने दे दिया, लेकिन आप ऐसे इनविजिबल तो नहीं हो सकते ना। वो स्थानीय होगा कौन? आपने जो हम लोगों ने जो रघुवर जी की सरकार में हम लोगों ने जो नियोजन नीति और स्थानीय नीति बनाई थी, उसमें 10 सालों के लिए हम लोगों ने जो जिले की नौकरियां हैं 3rd और 4th के लिए रिजर्व किया था। बिल्कुल, आपने जिले की बाउंड्री को तोड़ दिया। कटअप शेड्यूल और नॉन शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट की जो बातें थी, दोनों मिला करके फिर हम लोग ने 2400 जिले में किया था। आप आज के समय में आप देख लें, जो उन्होंने जो नियोजन नीति बनाई है उसमें ओपन फॉर ऑल कर दिया है। एक तरह से जिस तरह से उन्होंने किया है वो बाउंड्रियाँ भी तोड़ दी हैं और इसको भी कर दिया है। अब मान लीजिए मेरा चंदन कैरी का वेदांता का कंपनी है, स्थानीय लोगों को 75% नियोजन मिलना है, ऐसा उन्होंने बिल लेकर के आया है। तो स्थानीय होंगे कौन है? पहले होना है। समस्त झारखंड के लोग यदि आकर के यहाँ पे करेंगे, मान लीजिए आपका कहीं सुदूर एक क्षेत्र से आकर के, पाकुड़ से आकर के, मान लीजिए आलमगीर आलम साहब मंत्री हैं, यहाँ के प्रभारी मंत्री भी हैं, वो अपने जगह से ला दिए और ला करके यहाँ भर्ती करा दिया। चंदन कैरी के स्थानीय लोगों को नुकसान नहीं, उनके हिसाब से तो फिर उनका जो अभी जो बिल है जिस तरह से उन्होंने प्रस्तुत किया है उसके हिसाब से तो लोकल ही है। झारखंड के लोग मैंने लोकल हो जाए। तो ओपन फॉर ऑल जो करके इन्होंने जिस तरह से इस चीज़ों को मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने झांसा देने का काम किया, जिसने बरगलाने का काम किया है, और सत्र चालू होने के दिन जिस तरह से एक नोटिफिकेशन आया जो संविधान के मूल भावना के जो विपरीत रहा। हम लोगों ने यही कहा कि बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने एक पंथ निरपेक्ष गणराज्य की परिकल्पना सभी लोगों के साथ मिलकर के की है और पंथ निरपेक्ष गणराज्य का प्रतिनिधित्व करने वाला ये सभा है, ये विधानसभा उस संविधान के आलोक में आलोकित होकर के उसको प्रतिबिंबित करने के लिए और उसका जो है एक, मैं कह सकता हूँ कि प्रतीक रूप में जो हम लोग सब आते हैं, ये सब उसका रक्षा करने के लिए है। और विधायिकी जो है इस तीनों कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका में विधायिका को सबसे ऊपर दर्जा दिया गया है। वो सारे कानून और अपने लिए, और चूंकि ये जनता को ही समर्पित है, जनता ने ही संविधान को आत्मर्पित भी किया है और उसको हम लोगों ने अंगीकार करके ही शासन व्यवस्था चलाई है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम संविधान को ही अंगीकार करके उनकी मान्यताओं को, उनकी मर्यादाओं को, उनकी परंपराओं को चलाने की व्यवस्था करते हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने तुष्टिकरण और विशेष वर्ग के लिए इस लोकतंत्र के मंदिर को जिस तरह से संसार किया, हम लोगों ने डे फर्स्ट से, और हमारी पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग की पार्टी ने भी सड़क से लेकर सदन तक के आंदोलन की घोषणा करी और लगातार हम लोग इस विषय को उठा भी रहे थे।
अमर जी, जो आप आरोप लगा रहे हैं तुष्टीकरण को लेकर के, मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो नमाज का उनका एक नियत समय होता है, तो शायद सरकार की ये मंशा रही होगी कि कोई मुस्लिम विधायक अगर उस सत्र के दौरान अगर उनको नमाज पढ़ना है तो शायद वहाँ जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या उस कक्ष को रद्द कराने के फिर में थी, या इनको भी ये कमरा चाहिए था? बीजेपी के बहुत सारे नेताओं से हमारी बात हुई है इस बीच में, सब कोई का यही कहना है कि मूल भावना है कि उसको रद्द करा दिया जाए। नहीं, अभी क्या है, देखिए हमारा कहना है कि व्यवस्थाएं संविधान से चलती है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो एलिगेशन विपक्ष के लोग लगाते हैं कि संविधान खतरे में है, मैं कह सकता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी जब से हैं तब से संविधान को उन्होंने सर पे रख करके, उनका सौगंध लेकर, उनका शपथ लेकर के और शासन व्यवस्था चला रहे हैं। और संविधान की जो मूल धारणा जो है, जो भाई सबको समान अवसर मिले, कोई किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, ये सारे विषय लेकर के वो करने वाले हैं। और संविधान दिवस भी प्रारंभ मोदी जी ने ही कराया। भारत के अंदर संविधान दिवस कभी नहीं मनाया जाता है। संविधान दिवस 26 दिसंबर माननीय अपने नरेंद्र भाई मोदी जी ने ही संविधान दिवस मनाना प्रारंभ भी किया। मेरा कहना है जिस संविधान में पंथ निरपेक्ष गणराज्य की परिकल्पना है, आप किस धारा से, किस आधार से, किस विधानसभा के कार्य संचालन नियमावली प्रक्रिया के तहत आपने आवंटन किया, तो आवंटन ही अवैध है। और ये इस कंडीशन में तब पुख्ता हो जाता है जब मान लीजिए विधानसभा के अध्यक्ष जी ने कोई जो सर्वश्रेष्ठ पद है, उस विधानसभा के सर्वश्रेष्ठ पद है, आप जो है उसी को फिर से रिव्यू यदि कर रहे हैं आप ही का, इसको मतलब आप स्वीकार कर रहे हैं। आप तो बीजेपी की जीत है जिसने 3.25 करोड़ जनता की भावना को लेकर के आगे बढ़ने का काम किया। परंपराएं अलग विषय होती है, लेकिन आप यदि लिखित रूप में किसी को यदि संवैधानिक अधिकार देना चाहते हैं, आप आवंटित कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए, आपने देखा होगा जितने भी संविधान विशेषज्ञ है, ऐसा नहीं कि ये मामला सिर्फ झारखंड तक ही रहा, पूरे देश के अंदर, चूँकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में मर्यादाओं का बहुत बड़ा और उसका जो है बहुत स्थान भी होता है और उसको लोग सम्मान भी करते हैं। यदि मर्यादा सम्मान नहीं करें, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को यदि हम लोग स्वीकार नहीं करें, हमारे हेरिडिटी में ना रहे, तो ये होगा नहीं। जैसे पाकिस्तान बगल में है, वो भी लोकतांत्रिक सेटअप है, लेकिन वहाँ पे जब सत्ता का स्थानांतरण होता है तो कैसा होता है कि भाई कितने उपराष्ट्रपति, मान के राष्ट्रपति जो पूर्व के हैं, आज जो निर्वासित है, अपने देश से भागे हुए हैं। हमारे देश के अंदर क्या है, कितने स्मूथली होता है, इतना बड़ा देश है, जैसे एक उत्सव की तरह, जैसे माने कि एक कपड़ा, जैसे आप कपड़ा उतार करके चले जाते हो, एक धारण कर लेते हो, उस तरह से लोकतंत्र हमारे हेरिडिटरी में है। बीजेपी का 5 साल का पूर्ण बहुमत का सरकार एक झटके में चले गई, कहीं सत्ता के आदान प्रदान में कहीं पे जाने का कुछ हुआ, वो जैसे कर देता है। क्यों कि इनहेरिडेट हम लोग जो है लोकतंत्र के संवाहक है, पोषक है, हम लोग इसको करने वाले हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो उसका निर्वहन होता है। अमर जी, एक और सवाल है, वो ये है कि जैसे आप आरोप लगा रहे हैं कि जो तुष्टीकरण है, जो उनका जो वोट बैंक है, उसको बचाने के लिए उन लोगों ने इस तरह का काम किया है। जो रणधीर सिंह है सारठ के विधायक, कल जो कुछ भी उन्होंने कहा विधानसभा के बाहर, भारत एक हिंदू राष्ट्र है, तो ये तो सब स्टेट का तो अवधारणा नहीं है। आप सबसे पहले तो इस स्टेटमेंट का सपोर्ट करते हैं क्या? नहीं, देखिए ये जो मामले हैं, इसको जो है संविधान के अंदर और विधानसभा के अंदर, इसको सत्ता पक्ष ने और कहीं ना कहीं विधानसभा में ये प्रारंभ हुआ। उनके विषय को आप पूरा यदि सुनिएगा तो उनके कहने का तात्पर्य यही था कि विश्व के अंदर और विशेष करके देश के अंदर, अपने भारत के अंदर, लोकतंत्र तभी जीवित रहेगा जब हिंदू, इसमें कहीं कहने में नहीं शक है, हिंदू समाज जब तक बहुमत में रहेगा, ये लोकतंत्र तभी तक बचेगा। हिंदू यह समाज जिस दिन अल्पसंख्यक हो गया, माने जिस दिन कमज़ोर हो गया, कम हो गया, यहाँ से डेमोक्रेटिक सेटअप भी खत्म हो जाएगा। ये हम लोगों ने बताया है, ये 12 बार हम लोग कर रहे हैं। नहीं तो बताइए, एक साधारण सा एक वर्ग विशेष के लिए आप वो वोट देता है, इसलिए आप संविधान को तार तार करके कमरा आवंटित कर देते हैं। आप कहीं पर भी जाके देख लीजिए, हम महादलित परिवार, तूरी परिवार का ही बता रहे हैं हम लोग, चिरूडी की जिसकी लड़ाई लड़ी, भारतीय जनता पार्टी ने लड़ी, अनुसूचित जाति मोर्चा के हम लोगों ने लड़ा। वो पूरा जो है अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है, 5 परिवार का 25 लोगों का घर, 7 एकड़ का घर, कैसे उनको मार पीट करके वहाँ से भगा दिएगा और शासन से कोई न्याय नहीं मिला। 1.5 महीने तक वो खुले में रहे। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का इंटरफेरेंस हुआ। यहाँ हेमंत उस बात को लेकर के आपके और जमताड़ा विधायक के बीच तो बहुत सारी सारे विषयों को उसको आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है किस तरह से।
तो उनके कहने का आशय यही था कि ये लोकतंत्र, ये संविधान तभी तक सुरक्षित है जब हिंदू समाज यहाँ बहुमत में है। जिस दिन हिंदू समाज अल्पमत में आ जाएगा, भारत भी अफगानिस्तान और तालिबान जैसे लोगों के साथ में चला जाएगा, और फिर आज के वहाँ क्या हो रहा है ऐसे ही। और जी, एक पब्लिक सेंटीमेंट का सवाल मैं ले रहा हूँ, वो ये है कि लोगों का ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस ढंग से इस मुद्दे को उठाया और जितनी ऊर्जा लगाई इस मुद्दे को हाईलाइट करने के लिए, उतने हेमंत सरकार की विफलता को लेकर के, नौजवानों के सवाल को लेकर के, पारा टीचर्स के सवाल को लेकर के, सेविका सहायिका के सवाल को लेकर के, नियोजन को लेकर के, बेरोजगारी भत्ता को लेकर के, मनरेगा में भ्रष्टाचार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने इतनी ऊर्जा नहीं लगाई। तो आपको लगता है कि जिस ढंग का प्रोटेस्ट इस बार हुआ मस्जिद को, ये नमाज को लेकर के, जनोपयोगी मुद्दे को भी भारतीय जनता पार्टी इस तरह का ऊर्जा क्यों नहीं लगाती है? देखिए, दो मुद्दे, नियोजन नीति और ये आपका नमाज नीति जो इन लोगों ने लाया, ये दोनों ही मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने चलाया। देखिए, ये सारी चीज़ें हो जाएगी, जैसे बोलते हैं ना, जब भाई लड़ाई झगड़ा तो चलते रहे, जीवन रहेगा तो लड़ते रहेंगे, मिलते रहेंगे, करते रहेंगे। अस्तित्व का सवाल था, लोकतंत्र का सवाल था और संविधान का सवाल था। ये सारी चीज़ें संविधान के अंतर्गत ही आ जाएगी, लेकिन संविधान ही अगर ख़त्म हो जाएगा, संविधान की मान्यता ही खत्म हो जाएगी, और जिस दिशा में वो ले जाने का प्रयास किए, संविधान को खत्म करने का एक प्रयोग उन्होंने किया था। उन्होंने प्रयोग किया था कि प्रयोग करके देखिए कि भाई इस तरह से बिना संविधान, मेरा ये कहना है, संविधान विशेषज्ञों का भी कहना है, हम लोग भी डिफर्स्ट कर रहे हैं, जो संविधान के किस धारा के तहत एक पंथ निरपेक्ष राज्य के अंदर जो सर्वोच्च संस्था है, आपने कैसे वो व्यवस्था कर दिया। ये तो संविधान के मूल भावना पे कुटारा लगाते हैं। अब सत्ता में आ गए, इसका मतलब ये नहीं है। आप बताइए, यदि संविधान बचेगा तभी हम नौकरी भी मांग सकते हैं, तभी पारा शिक्षक बोलेंगे कि हमको परमानेंट भी कर दीजिए, लोकतंत्र है तभी। और यदि संविधान ही खत्म हो जाएगा और ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी तो फिर मांगने का क्या रहेगा? तो फिर तो तालिबान जैसे बोलेगा, जब महिलाएं घर पे बैठो और पुरुष जो है भैया दाढ़ी रखो और नकाब पहन करके जो है अपने जीवन में फिर समाज, फिर वो क्या होगा कि धर्म के लिए, धर्म के नाम पर करने वाला है। देखिए, हम लोग बहुत ब्लेस्ड है, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली है कि इस भारत माता में जन्म लिए हैं। और उन लोगों से ज़्यादा पूछिए जो अफगानिस्तान में थे और मोदी जी के कारण इस देश में आए हैं, उनको जरूर पता चलेगा जो शरीयत और धर्म के नाम पर जो हम जो लोग सोचते हैं, ये लोकतंत्र का कितना महत्व और क्या कुछ। अमर जी, आपने रोजगार की बात उठाई, मैं 2-3 सवाल ले रहा हूँ। एक ये है कि जो आउटसोर्सिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो PSU सेक्टर के अंदर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है और अब स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी आ गया। तो आपको लगता है कि जो आउटसोर्सिंग का जो फंडा है उसके कारण जो नॉर्मल जो नियुक्तियाँ हैं केंद्र में, PSU सेक्टर में और राज्य में, वो प्रभावित हुई हैं? 100%। देखिए, आउटसोर्सिंग जब होता है तो जो नेचर जॉब का पहले हम लोगों ने देखा है, जिसमें एक वर्कर का पूरा विद इन लाइफ और आफ्टर लाइफ उनके जो गवर्नेंस था, वो कहीं ना कहीं अब जो है आज के समय में, जब आबादी भी बढ़ रही है, आपको अपने लिए अपने आप को प्रस्तुत भी करना है, अपने आप को आगे भी बढ़ना है। छोटा सा जीवन है, छोटे से जीवन में आप एक बार में पूरे जीवन को और अपने बच्चों को लिए जो एक आच्छादन मिलता था, वो कहीं ना कहीं अब नहीं रहा, अब प्रभावित है। अब लोग जो है अपने हिसाब से, और ये समय का भी, और हम लोग जो हैं, हम लोग ये पूरे विश्व व्यवस्था का एक अंग है, और हम लोग भी एक डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ने, डेवलप कंट्री से आगे बढ़ने। जब इस देश के अंदर 4 वैक्सीन देश बना लेता है एक रिकॉर्ड समय में, जब पूरा विश्व जो है इस तरह से, तो हम लोग तो आगे बढ़ ही रहे हैं, इस हिसाब से तो हम लोग कर ही सकते हैं। अमर जी, आपके क्षेत्र का एक और सवाल है। पर्वतपुर कोल ब्लॉक सेल के कस्टडी में है, अभी ऑपरेशनल नहीं हुआ है, क्या होगा निकट भविष्य में? कुछ हो रहा है उसको लेकर के बराबर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, और अभी तक हम लोगों ने जो किया है कि भाई उसको अभी तक जिंदा रखा है, हम लोगों ने उसको ऑपरेशन के लिए तैयार रखा है। भाई जैसे ही निर्णय हो जाए, और हमारी लगातार बात हो रही है BCCL से, जैसे बात हुई थी वहाँ पे केंद्र में भी हम लोगों ने लगातार बात किया है, और वो उनको ऑक्शन के लिए तैयार कर रहे हैं। ऑक्शन को आउटसोर्स कर देंगे, आउटसोर्स से जो भी कंपनी आएगी वो आकर के चलाए। हमारा ये कहना है कि भाई झारखंड का पहला वह ऐसा, झारखंड बनने के बाद पहला उद्योग है जो सेटअप हुआ है। नहीं तो इस झारखंड के अंदर आज भले ही राज्य सरकार निवेश को बढ़ावा देने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उनके लोग ही जान देंगे, ज़मीन नहीं देंगे, ऐसा नारा लगाने वाले लोग हैं, जो उद्योग विरोधी भी रहे हैं, और जो उद्योगों के लिए मैं कह सकता हूं कि नीति और नियत दोनों में कसौटी में उद्योग के तरफ से या जो इंडस्ट्री जो है सेक्टर है, वो जरूर उस पर। मुझे वाइंड अप भी करना, मैं आखिरी सवाल ले रहा हूँ।
वो ये है कि सरकार ने विधायक फंड के लिए 8 करोड़ रुपए का प्रावधान करने जा रही है। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्षेत्र का और ज़्यादा विकास होगा या क्या कुछ होने जा रहा है? देखिए, इसको इस नज़र से आप देखिए कि भाई जो विधायक फंड था, ये लगभग जितने दिन से चल रहा था, उस समय जो वर्क का जो एस्टिमेट था, चूँकि बहुत फ्लक्चुएट हुआ है, दामों में बहुत बढ़ा है, तो पहले जितना 70,000, 15,000, 20,000, 25,000 में जितना एस्टिमेट में जितना काम होता था, आज लाख रुपया में भी नहीं हो पा रहा है। और विधायक फंड एक ऐसा फंड है जो जमीन पे दिखता है, जिसका 100% यूटिलाइजेशन है। क्षेत्र के अंदर यूटिलाइजेशन उसका 100% है। बाकी योजनाओं का यूटिलाइजेशन में 50%, 60%, 70% इस तरह से होता है। 100% यूटिलाइजेशन है, जो एकदम विधायक जो घूमते हैं उसके हिसाब से। तो इसलिए सभी विधायकों ने सत्ता पक्ष की तरफ से ही ये मामला आया है, लेकिन मुझे लगता है कि सभी चीज़ों से देख करके निर्णय लेनी चाहिए, और निर्णय यदि आएगा तो इसे क्षेत्र के विकास में सहायक सिद्ध होगा। अमर जी, आपने वक्त निकाला बात करने के लिए जेटीएन न्यूज़ इंडिया के। आपका बहुत धन्यवाद, विस्तार से बात किया आप लोगों ने, बहुत धन्यवाद। ये थे चंदन क्यारी के भारतीय जनता पार्टी के विधायक अमर कुमार बावरी जी। अगली बार एक और मेहमान से आपकी मुलाकात करवाएंगे, और तब तक के लिए नमस्कार।